नाज़रीन आदाब, आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। फौजी भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में जुमेरात को भी कई हिस्सों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। इस ताल्लुक से सैकड़ों तुलबा सड़क और रेल की पटरियों पर उतरे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों पर मुजाहरे के सबब रेल की आमद और रफ्त पर भी बुरा असर पड़ा। मुजाहरे के सबब मशरिक़ वस्ता रेलवे में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुजाहिरीन सुबह से ही कई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा करते हुए हंगामा करने लगे। मुजाहरे की वजह से कई ट्रेन को जहां का वहीं रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता रेलवे के चीफ राब्ता अम्मा ऑफिसर वीरेंद्र कुमार ने जुमेरात को बताया कि धरना और मुजाहरे की वजह से ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ रास्तों से जुमेरात को चलने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। गाड़ी का
हरियाणा हुकूमत अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों खिदमात में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को फौज से बाहर आने के बाद रियासत में सरकारी मुलाजिमतों में तरजीह देगी। हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस स्कीम के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों में 75% अग्निवीरों को तरजीह देगी। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी, 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा जो बढ़कर के चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने फौजियों की भर्ती के लिए मरकजी हुकूमत की नई अग्निपथ स्कीम पर जुमेरात को हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में हर जगह इसकी मुखालिफत हो रही है और नौजवानों की मांग जायज है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि फौज की भर्ती में मरकजी हुकूमत की नई स्कीम की मुल्क में हर जगह मुखालिफत हो रही है और नौजवान इससे बहुत नाराज हैं। उन्होंने इसके खिलाफ चल रहे मुजाहिरों की मुदाफियत की। मरकजी हुकूमत की फौज में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में नौजवानों की तरफ से किए जा रहे शदीद एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि इस स्कीम के जरिए नौजवानों के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद मुस्तहकम मुस्तकबिल, न हुकूमत का फौज के तई एहतराम। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ सुनिए, उन्हें अग्निपथ यानी आग की राह पर चलाकर उनके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए तशद्दुद के मुलजिमीन के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने से मुस्लिम तबके में शदीद नाराजगी है। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने एक अर्जी दाखिल की थी जिस पर आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से 3 दिनों में इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से मुतालिक फिलहाल कोई हुक्म सादर नहीं किया गया। अदालत उज़्मा ने यह जरूर कहा कि कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। इस मामले पर अब आइंदा हफ्ते मंगल को समाअत होगी। आज भी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून पर अमल करते हुए हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि बदले की कार्रवाई है। अब ये कितना सही है और कितना गलत है हमें नहीं मालूम। ये रिपोर्ट्स दुरुस्त भी हो सकती हैं और गलत भी। अगर इस तरह की निज़ामी कार्रवाई की जाती है तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है वो कानून के दायरे में होना चाहिए।
अदालत उस्मा के जरिए किए गए इस तबसरे पर योगी हुकूमत की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि अदालत तरीकेकार पर अमल करने वाली हिदायत जारी कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, आप 3 दिनों में जवाब दाखिल करें। आप यकीनी करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी ना हो। काबिल जिक्र के जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि अदालत यूपी हुकूमत को हिदायत दे के मुनासिब तरीके पर अमल किए बगैर आगे कोई इंतजामी कार्रवाई ना हो। जमीयत की तरफ से पेश वकील सीयू सिंह ने जवाबदेही तय करने का भी मुतालबा किया। झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में गुज़िश्ता जुमे को होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुबैना मुल्ज़िमीन की तस्वीर पर मुश्तमिल पोस्टर जारी होने के एक दिन बाद रियासत के दाखिला सेक्रेटरी राजीव अरुण अक्का ने चारशंबे की शाम सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से इस मुबैना गैर कानूनी अमल पर वजाहत तलब कर ली। वाज़ेह है कि रियासत की राजधानी में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर चिपका करने के बाद पुलिस ने उन्हें तकनीकी खराबी की वजह से हटा दिया था। पुलिस ने कहा कि वो इस गलती को दूर करके पोस्टर जारी करेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, जेल खाना और डिजास्टर मैनेजमेंट ने एसएसपी को लिखे खत में मुबैना मुल्ज़िमीन की तस्वीर वाले पोस्टरों के मामले पर कहा कि ये हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ख्याल रहे कि जुमे के रोज रांची में बीजेपी के मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए तबसरे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस दौरान जबरदस्त तशद्दुद हुआ और मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस की कार्रवाई में 2 अफराद हलाक और तकरीबन 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। तशद्दुद के बाद रांची के 12 थानों के इलाके में इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए थे और पूरे रांची जिले में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी। साथ ही पुलिस और नीम फौजी दस्तों को भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत लिखकर अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए उनसे पूछगछ मुलतवी करने की दरखास्त की। नेशनल हेराल्ड मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गुज़िश्ता 3 दिनों से राहुल गांधी से लगातार पूछगछ कर रहा है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खत लिखकर दरखास्त की है कि उनकी वालिदा सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के पेश नज़र से उनसे जुमे को होने वाली पूछगछ मुलतवी की जाए। राहुल गांधी ने माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से गंगाराम अस्पताल में दाखिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी से पिछले 3 दिनों में औसतन रोजाना तकरीबन 10 घंटे पूछगछ की है। राहुल गांधी ने कहा कि वो अस्पताल में अपनी मां से मिलने जाना चाहते हैं, इसलिए जुमे को उनसे पूछगछ नहीं की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी मां का ख्याल रखना चाहते हैं। दिल्ली में चारशंबे के रोज कांग्रेस हेडक्वार्टर में दाखिल होकर कांग्रेस ने पार्टी कायदीन के साथ माफ कीजिएगा पुलिस ने पार्टी कायदीन के साथ बदसलूकी की, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपने तेवर सख्त कर लिए। कांग्रेस के तमाम लोकसभा अरकान पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस की जानिब से उनके साथ किए गए बदसलूकी की शिकायत की। इस पूरे मामले में एक केस भी मकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और कांग्रेस के कायदीन के साथ जो बदसलूकी की गई उसके वीडियोस भी पुलिस को आला अहदेदारों को सौंपे गए। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह कांग्रेस हेडक्वार्टर में दाखिल हो रही है और कायदीन के साथ बदसलूकी कर रही है। वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद दिल्ली पुलिस के अहदेदार इस वाक़े की तरदीद कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस ने देर रात पार्टी कायदीन के साथ बदसलूकी करने और पार्टी के सदर दफ्तर में दाखिल होने का इल्जाम आयद करते हुए दिल्ली के तुगलक रोड थाने में पुलिस की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत कांग्रेस लीडर अविनाश पांडे, हरीश चौधरी और दीगर ने दर्ज करवाई। कल उस वाक़े के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज किया गया। चलो राजभवन का एक नारा दिया गया था और ऐसा ही एहतजाज हैदराबाद, बेंगलुरु और दीगर शहरों में किया गया।
मारा गया, हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को दांत घूस से मारा गया और राहुल गांधी जी को विकल्प किया जा रहा है। एक ऐसे केस है जो झूठा केस है। आज कांग्रेस जनता को जागरूक कर रही है। अब देखिए परसों 400 के हजारों की संख्या में लोग हैं और ये काफी दिन पर वोट हो जाएगा। कांग्रेस के सदर दफ्तर में दिल्ली पुलिस की जानिब से पार्टी कायदीन के साथ की गई बदसलूकी के मामले में आज अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में एक वफद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस सिलसिले में तुगलक रोड थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपीज के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए और वो भी खास दिल्ली में, जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपीज को जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया, काफी हमारे एमपीज गहरा चोट भी खाई है और जब थाने में ले जाते हैं, थाने में भी यहाँ के पुलिस वालों ने कल हमारे एमपीज के साथ इस तरीके की बर्ताव किए हैं कि लगता है हम सारे कांग्रेस की एमपीज और कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आतंकवादी बन चुके हैं। राहुल गांधी जी को लगातार 3 दिन 10, 11, 12 घंटे तक पूछताछ किया जाते हैं, फिर दोबारा बुलाए जाते हैं। देखिए, किसी से कोई पूछताछ करने में हमें कोई परहेज नहीं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो उसमें बदला की राजनीति ना किया करो, हिंसा की राजनीति ना किया करो। आज तक आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को लगातार 3 रोज और वो भी 11 घंटे 12 घंटे। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमाम हिरासत में लिए गए कांग्रेस कायदीन को गैर कानूनी तौर पर रखा गया था, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमारे लीडरों को अस्पतालों में जाना पड़ा, कुछ की पसलियां टूट गई। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के सभी राज्यसभा के एमपीज ने नायब सदर राज्यसभा के चेयरमैन के पास अपील करने गए थे और उन्हें बताया कि अरकान पार्लियामेंट की हिफाजत करना उनका फर्ज है। Without an order, without a written order for 8 hours to 12 hours, they denied them food and water, and when they demanded, have you arrested us? They would not give an answer. As it turns out, they did not arrest any member of parliament. If they had arrested a member of parliament, they were obliged to inform the respective presiding officer of the house, the speaker or the chairman, but no information has been given to parliament about the arrest of any MP. If they have arrested any MP, they should produce them before the magistrate within 24 hours. They have not arrested and taken any MP to the magistrate. So it's absolutely clear, it's clear as daylight, that they detained the honourable MPs for 8 hours to 12 hours without a written order, without a legal order. It's a clear violation of liberty. The honourable MPs
apart from their privileges as members of parliament, have a fundamental right under Article 19 and Article 21. Every fundamental right has been violated. Every privilege has been violated. We have appealed to the Honourable Chairman to take action for breach of privilege as well as breach of liberty, and let the process of law take its course. Let the matter be referred to the Privileges Committee, and let the Privileges Committee hold an inquiry. They cannot treat any citizen, much less an elected member of parliament, in the manner they treated us. अभी हम सभी राज्यसभा के मेंबर बीजेपी के कायदीन के मुतनाज़िया बयानात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा बयान में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट दिलीप घोष का एक ताज़ा बयान सामने आया, जो पहले भी कई मुतनाज़िया बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने इस बार एनसीपी सरबराह शरद पवार पर हमला किया। दरअसल शरद पवार को अपोजिशन पार्टियां सदारती इंतखाब में अपना उम्मीदवार बनाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन शरद पवार ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अभी सरगर्म सियासत से अलग होना नहीं चाहते, यानी सदारती ओहदे की दौड़ से उन्होंने अपना नाम हटा लिया है। इसके बावजूद दिलीप घोष ने बयान दिया कि शरद पवार के दहशतगर्दों से ताल्लुकात थे। हमारे मुल्क में ऐसा सदर होगा तो दहशतगर्दी में इजाफा होगा। दिलीप घोष ने शरद पवार के नाम पर गौर करने वाली ममता बनर्जी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दीदी सोचती है कि अगर सब उसे एक बार बोलेंगे तो वो मान जाएगा, लेकिन कोई उसका नाम नहीं बोल रहा। इस मीटिंग में 16 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन उन लोगों के वजूद को लेकर ही सवाल है। শরদ পাওয়ারকে সবাই ধরেছেন, সিনিয়র আছেন, কিন্তু তারও ইতিহাস যেটা আছে, এক সময় টেররিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, বম্বে দাঙ্গা ইত্যাদির সময় তার যে ভূমিকা ছিল সেটা সন্দেহের উপরে নয়। এরকম ব্যক্তি যদি দেশের প্রধান রাষ্ট্রপতি হন তাহলে আবার এই দেশেতে টেররিজম বাড়বে। আর এটা ঠিক যে বিরোধীরা আছেন, কোনো নেতা নেই। কে নেতা হবে, কে মোদির সামনে যাবে, কে মুরগি হবে ঠিক করা যাচ্ছে না, কেউ রাজি নয়। শরদ পাওয়ারের যা বয়স, এই বয়সে আর লোকে হাওয়া খায় না, কেউ ক্ষুদিরাম হতে চাইবে না। তো সেই জন্য মমতা ব্যানার্জির ইচ্ছা আছে যে কেউ যদি একবার আমাকে বলে আমি রাজি হয়ে যাবো, কিন্তু কেউ ওনার নাম বলবে না। উনি খুব চেষ্টা করছেন, সবাইকে বোঝাচ্ছেন, কেউ আসতে চাইছে না। শুনলাম 18টা পার্টি এসেছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম 10টা পার্টি আছে যার কোনো প্রতিনিধি নাই, তারা বৈঠকে কি লাভ? তাদের এমএলএ এমপি কতজন আছে হিসাব করে দেখুন। মমতা ব্যানার্জি অল ইন্ডিয়া লিডার হওয়ার অনেক দিনের চেষ্টা করছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না। এটা বোধহয় শেষ সুযোগ ওনার। শরদ পাওয়ার वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ओपन जीप में सवार होकर रोड शो किया। हिमाचली टोपी पहने पीएम मोदी ने वज़ीर आला जयराम ठाकुर के साथ गाड़ी में खड़े होकर लोगों का इस्तकबाल किया, उन्हें नमस्कार किया। सड़क के दोनों जानिब लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी पर फूलों की बारिश की। धर्मशाला पहुंचे वज़ीर आज़म की एक झलक पाने के लिए बहुत से लोग वहां जमा हुए थे। रोड शो खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी समिट में हिस्सा लिया। रोड शो कर वज़ीर आज़म ने रियासत के सबसे ज़्यादा 15 असेंबली सीटों वाले डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का इफ्तिताह किया। तो प्रधानमंत्री का रोड शो आप देख रहे हैं, धर्मशाला में प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है और खास तौर पर जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें जो वहां की जनता है उसका उनका आवभगत कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे फूलों से प्रधानमंत्री की आवभगत की जा रही है और जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो पर जाते हैं तो जनता का जो हुजूम है उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहपूर्वक खड़ा हो जाता है और यही हुजूम आज हम देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता फूलों से उनकी आवभगत करती हुई, उनका स्वागत करती हुई। यही सहज, सरल और स्वाभाविक एक व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का। हमेशा से अपने आप को प्रधान सेवक के तौर पर उन्होंने पेश किया और किस तरह से जनता उनको प्यार करती है और नब्ज टटोलने के लिए आज रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
एविएशन टर्बियन फ्यूल यानी कि हवाबाजी के ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंचने के बाद अब इसका असर फिजाई सफर पर पड़ने वाला है और एयरलाइंस किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस का कहना है कि एटीएफ की बढ़ती हुई कीमतों और रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से उनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। निजी एयरलाइन स्पाइस जेट के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह का ख्याल है कि ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए किराए में कम से कम 10 से 15% इजाफा करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि जून 2021 से अब तक एविएशन फ्यूल की कीमतों में 120% से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये बहुत बड़ा इजाफा है जिसको एयरलाइंस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मरकजी और रियासती हुकूमतों को फौरी तौर पर एटीएफ पर टैक्स कम करना चाहिए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स में से एक है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान एटीएफ की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। उर्दू के नामवर अदीब गोपी चंद नारंग इंतकाल कर गए। उन्होंने 4 जुम्मे को अमेरिका के शुमाली कैरोलिना शहर शॉर्लेट में आखिरी सांसें ली। यह मालूमात उनके बेटे ने दी। 51 साला नारंग के पसमंदगान में उनकी अहलिया मनोरमा नारंग और उनके बेटे अरुण नारंग और तरुण नारंग और पोते हैं। वो 1930 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ बलूचिस्तान के एक छोटे से कस्बे दुक्की में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम धर्मचंद नारंग था, जो एक अदीब थे। गोपीचंद नारंग ने उर्दू में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 1958 में PhD की। गोपीचंद नारंग ने दिल्ली के सेंट स्टीफन से उर्दू की तालीम हासिल की। उन्होंने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1974 में गोपीचंद नारंग ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर शमूलियत इख्तियार की थी। उर्दू की खिदमत से, उर्दू अदब से उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 2 साल कबल मशरकी लद्दाख में चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद तसादुम में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने जुमेरात को एक ट्वीट पैगाम में गलवान के उन हीरोज़ को याद किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए बहादुरी के साथ लड़ते हुए 15 और 16 जून 2020 को अजीम कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 12,213 नए केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान 7,624 मरीजों ने शिफा भी हासिल कर ली, जबकि 11 की जान चली गई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।